नमस्कार। देखिए, कुछ कहानियां ना सिर्फ किस्से नहीं होती, वो हमारी सोच का, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। आज हम हिंदी साहित्य के ऐसे ही एक मील के पत्थर धर्मवीर भारती के लिखे गुनाहों का देस्ता की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। तो चलिए, इसके पहले पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे एक अमर कहानी की नींव रखी जाती है। कहानी में उतरने से पहले लेखक के इन शब्दों को महसूस करना बहुत जरूरी है। भारती जी ने इस उपन्यास को सिर्फ लिखा नहीं, बल्कि एक प्रार्थना की तरह जिया है। मतलब साफ है, हम किसी आम प्रेम कहानी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भावनाओं के एक बेहद गहरे और कह सकते हैं पवित्र सफर को देखने जा रहे हैं। कहानी का पहला अध्याय, एक शहर, एक सुबह। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? कहानी किसी इंसान से नहीं, एक शहर से शुरू होती है। प्रयाग, यानी कि इलाहाबाद। लेखक ने इसे एक मनमौजी, एक कलात्मक किरदार की तरह पेश किया है, जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। और इसी शहर की एक खूबसूरत सी सुबह में अल्फ्रेड पार्क की पगडंडियों पर हमारी मुलाकात होती है कहानी के नायक चंदर से। वो एक युवा रिसर्च स्कॉलर है जो बस अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। उसका पहनावा सादा है, लेकिन साफ सुथरा, और उसके चेहरे पर जो गहरी सोच छलकती है ना, वो उसके अंदर चल रहे एक बौद्धिक तूफान का इशारा देती है। तो शहर के बाद अब कहानी हमें अपने असली दिल की धड़कन से मिलवाती है, चंदर और सुधा। उनके बीच का वो गहरा, वो स्नेहमयी और बहुत ही अनोखा रिश्ता, जो इस उपन्यास की बुनियाद है। उनकी पहली बातचीत ही देखिए, ये उनके रिश्ते की पूरी तस्वीर साफ कर देती है। इसमें एक चंचल छेड़छाड़ है, एक दूसरे के साथ एक गहरा सुकून है, और बिना कुछ कहे एक दूसरे पर हक जताने वाला अपनापन। और उनके रिश्ते की बनावट ही उसे सबसे अलग बनाती है। देखिए, एक तरफ सुधा है जो उसके खाने पीने की, उसकी सेहत की फिक्र एक माँ की तरह, एक गार्जियन की तरह करती है। तो दूसरी तरफ चंदर है जो उसकी पढ़ाई में, उसकी जिंदगी के फैसलों में एक गुरु की भूमिका निभाता है। ये एक ऐसा अनोखा बंधन है जिसे किसी एक परिभाषा में बांधना, सच कहूं तो नामुमकिन है। तो ये जो रिश्ता है, ये कोई रातों रात नहीं बना है। चंदर सालों से सुधा के घर पर ही उसके पिता की देखरेख में रहा है। उसने सुधा को एक अल्हड़ बच्ची से एक समझदार युवती बनते देखा है, उसमें मदद की है। उनका ये कनेक्शन अब इतना नेचुरल हो चुका है कि उनके बीच एक अनकहा अधिकार और एक अनकहा अनुशासन है, जिसे दोनों बिना कुछ कहे ही दिल से मानते हैं। तो जहां एक तरफ चंदर और सुधा का ये इतना साफ और पवित्र रिश्ता है, वहीं दूसरी तरफ चंदर का जो दिमाग है, जो तर्कों में जीता है, उसे अब एक चुनौती मिलती है। पार्क में एक अचानक हुई मुलाकात उपन्यास के सबसे बड़े दार्शनिक संघर्ष को सामने ले आती है कि भाई प्यार है क्या। पार्क में चंदर की मुलाकात होती है बिमल कृष्ण नाम के एक कवि से, और उनकी बातचीत, जैसा कि अक्सर होता है, घूम फिर कर प्रेम के मूल स्वभाव पर आ जाती है। और यहीं पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं, जो कहानी के लिए बहुत अहम है। ये देखिए, यहां वैचारिक टकराव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है कवि जो मानते हैं कि प्रेम एक दैवीय प्रेरणा है, एक रूहानी एहसास है, और दूसरी तरफ है हमारा स्कॉलर चंदर, जिसका वैज्ञानिक नजरिया कहता है कि ये और कुछ नहीं, बस एक तरह की मानसिक बीमारी है, एक बायोलॉजिकल इंपल्स। ये उपन्यास का केंद्रीय संघर्ष है। अब तक तो बात चल रही थी सोच की, फिलॉसफी की, लेकिन अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। एक काम के सिलसिले में चंदर एक रहस्यमयी जर्जर बंगले में पहुंचता है, और यहां से कहानी का मिजाज ही पूरी तरह से बदल जाता है। बंगले का माहौल ही एक अनकहा सस्पेंस बनाता है। सोचिए, नाम है रोज गार्डन, लेकिन हकीकत क्या है? जंगली घास, उखड़ता हुआ पेंट और एक अजीब सा अकेलापन जो चीख चीख कर बता रहा है कि यहां की खूबसूरती और महक बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। चंदर तो बस एक सुंदर से पीले गुलाब की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक पीछे से उस पर एक बीमार से दिखने वाले आदमी कैरी ने हमला कर दिया। इल्जाम ये कि तुम रोज मेरे गुलाब चुराते हो। ये हिंसक हमला, ये शक और गुस्सा दर्द की एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल देता है। चंदर के तार्किक मन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। और फिर एंट्री होती है पैमेला की, उस घर की मालकिन, एक बेहद आधुनिक, सोफिस्टिकेटेड और बेबाक महिला। उसकी दुनिया सुधा की दुनिया से मीलों दूर है, और उसी के जरिए हमें उसके भाई कैरी के इस पागलपन के पीछे की दिल दहला देने वाली कहानी पता चलती है। ये टाइमलाइन उस बंगले में बसे गहरे दुख की परतें खोल देती है। एक वक्त था जब कैरी अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था,
फिर एक छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ, दूरियां बढ़ीं, धोखा मिला और आखिर में मौत। और अब केरी का वो प्यार नफरत और जुनून में बदलकर उसे असलियत से इतना दूर ले गया है जहां चंदर का कोई भी तर्क काम नहीं करता। तो अब देखिए, कहानी ने हमारे सामने दो बिल्कुल अलग दुनियाएं लाकर खड़ी कर दी हैं। एक दुनिया रोशनी की है, मासूमियत की, दूसरी दुनिया अंधेरे की है, दर्द की। और चंदर, वो ठीक इन दोनों के बीच में खड़ा है, जहां एक टकराव होना तय है। डिसूजा बंगले के उस भारी दर्द भरे माहौल के फौरन बाद सीन कट होता है और हम पहुंच जाते हैं सुधा की दुनिया में। उसका कॉलेज कैंपस, जहां हंसी है, सहेलियां हैं, मासूम बातें हैं। ये तुलना हमें दिखाती है कि सुधा की मासूमियत और पैमेला की झेली हुई पीड़ा के बीच कितनी बड़ी खाई है। तो अब चंदर एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है जहां एक तरफ सुधा की पवित्र आदर्शवादी दुनिया है जो रोशनी और मासूमियत से भरी हुई है, और दूसरी तरफ पैमेला की दुनिया की छाया है जिसमें दर्द है, कड़वा सच है और दुनियादारी की थकान है। उसे चुनना नहीं है, पर वो इन दोनों के बीच फंस चुका है। उपन्यास के ये शुरुआती अध्याय बड़ी खूबसूरती से इस आने वाले टकराव का मंच तैयार करते हैं और आखिर में हमें एक ही सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब मासूमियत और पीड़ा की ये दो दुनियाएं टकराएंगी तो गुनाहों का देवता का क्या होगा? और यही सवाल इस कहानी की आत्मा है।